नमस्कार मित्रों। जब भी हम कोई कला के क्षेत्र में या भारतीय फिल्म इतिहास के क्षेत्र में जब भी कोई जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे, तो सत्यजीत रे को किसी भी कीमत पर हम लोग दरगुजर या हाशिए पर डाल ही नहीं सकते। एक बड़ा नाम, एक ऐसा नाम जिससे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म जगत जो है वो पूरी तरह से वाकिफ़ है, परिचित है और उनका सम्मान करता रहा है। ये महीना इत्तफ़ाक़न ये उनकी जन्म तिथि से भी ताल्लुक़ रखता है और उनके नाम के उच्चारण बंगाली में अलग अलग हैं। और क्योंकि मैंने उनसे जब भेंट हुई तो मैंने देखा कि जिस व्यक्ति ने भेंट कराई मेरे आग्रह पे, तो सत्यजीत राय वो उच्चारण मुझे मेरा बड़ा अटपटा लगा। और मेरी वो उस जो मन में एक कन्फ्यूज़न सा था उसको सत्यजीत रे ने भांप लिया। उन्होंने कहा कि आप कंफर्टेबल महसूस करें और आप जो भी बात मुझसे करना चाहते हैं, जो सवाल पूछना चाहते हैं, आप पूछिए। उच्चारण बंगाली का मेरे नाम के बारे में भी अलग है और जो जिन किताबों का जिक्र आएगा हो सकता है कि मेरे मुंह से भी उच्चारण उनका अलग अलग निकले। बहुत लंबी देन है और पूरा का पूरा एक चैप्टर है, अध्याय है, जिसे सत्यजीत रे का चैप्टर कहा जा सकता है भारतीय फिल्म के इतिहास में, भारतीय कला के इतिहास में। और मैं जिस चीज़ का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा वो ये कि एक तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा थी वो तो या तो हुई प्रेसिडेंसी कॉलेज में कोलकाता में, कोलकाता आजकल है, और या फिर विश्व भारती गुरुदेव के चरणों में। विश्व भारती में ये इन्होंने खुद छोटे सी जो मुलाकात हुई थी इनके जीवन काल में, तो उन्होंने खुद बताया था कि मैं अगर वहाँ पर ना जाता तो मैं नंदलाल बसु जैसे महान कलाकार की जो बारीकियाँ थी कला की उनको समझ ही ना पाता। फिर ये बात हुई साहित्य की और फिल्म की, तो उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही जिसका ताल्लुक़ पूरे के पूरे हमारे साहित्यिक जगत से भी है। वो जो कहते हैं कि समकालीन अगर साहित्य अच्छा लिखा जाएगा तो फिल्में अच्छी बनेंगी। जब अच्छा लेखन बंद हो जाएगा तो अच्छी फिल्मों का निर्माण भी थम जाएगा, क्योंकि जो ईमानदार जो फिल्म निर्माता है, ईमानदार फिल्म निर्देशक है, वो समकालीन साहित्य को सबसे पहले मद्देनज़र रखता है। उन्होंने एक जिक्र किया बंगाली के एक महान लेखक का, और बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने बताई कि मेरे ख्याल में मैं अगर भूलता नहीं तो विभूति चंद्र बंदोपाध्याय के बारे में थी बात, वो जो उन्होंने बताई। मुझे बहुत अरसा हो गया, लंबा दशक बीत गए उनसे बात हुए। तो वो बताते हैं कि एक बार मैं एक प्रकाशक के पास गया, सत्यजीत रे ने बताया कि मैं एक प्रकाशक के पास गया इत्तफाकन कोलकाता में ही, और वहाँ पर विभूति दादा वहाँ पर एक एडिटर के रूप में जो किताबों की एडिटिंग करते हैं, संपादन करते हैं, उस रूप में वहाँ पर मौजूद थे। तो जब बात चल पड़ी कि मैं फ़िल्में बनाता हूँ, और उन्होंने कहा कि फ़िल्में बनाते हो और लंबी चौड़ी बात भी कर लेते हो नौजवान, लेकिन पांथेर पांचाली पढ़ी जिसका लेखक मैं हूँ? तो मैंने कहा नहीं पढ़ी। तो वो बरस पड़े कि पहले इसको बिना पढ़े आप लोग बांग्ला साहित्य के बारे में कोई भी टिप्पणी कैसे कर सकते हैं? तो उन्होंने आग्रह पूर्वक ये कहा कि रे, तुम्हारा अभी जीवन सोपान बहुत लंबा है, तुमने बहुत उपलब्धियां दर्ज करनी हैं, तुम उस पुस्तक को पढ़ के मेरे साथ बात करना। और रे ने बताया कि उसके बाद मुझे वो बात ऐसी खटकी कि वाकई मैंने तो इसका मतलब यह कि बांग्ला साहित्य का पूरा अध्ययन ही नहीं किया। और मैंने जब पांथेर पांचाली पढ़ी तो मैं विवश हो गया। उसके एक कथानक पर नहीं बल्कि उसमें 3 कथानकों पर आधारित मैंने 3 फिल्में बनाई। मुझे लगता था कि अगर मैं इनमें से किसी की भी उपेक्षा करता हूँ, किसी एक पक्ष की, तो मैं ना तो भारतीय फिल्म के इतिहास से न्याय कर पाऊँगा और ना ही साहित्य से। और वहीं उन्होंने ये टिप्पणी की थी कि अच्छी फिल्में अगर अब नहीं बन रही तो उसका एक कारण सबसे बड़ा ये भी है कि अच्छा लिखा भी नहीं जा रहा। वो जो उस काल में जो अच्छा लिखा गया वो अब नहीं लिखा जा पा रहा। और जब ये साहित्य में जो जो बदलाव आते हैं, जो जो पराभव आता है, जो जो नीचे का स्तर आता है, त्यों त्यों उसका असर भारतीय फिल्म जगत पर भी पड़ता है।
उसकी चित्रपट पर भी, चित्रकथा पर भी, उसकी पटकथा पर भी पड़ता है, संवादों पर पड़ता है, पूरे फिल्म के फिल्मांकन पर पड़ता है। आप उसमें जान डाल ही नहीं सकते जब तक आपने अच्छा साहित्य स्वयं नहीं पढ़ा। तो बहुत सारे अनुभव उन्होंने बांटे, काबुलीवाला के बारे में, कई अन्य ये जो शतरंज के खिलाड़ी थे इसके बारे में बहुत सारी उन्होंने चर्चाएं की। और उनको लगा कि जब तक आप लोग बारीकी से, सूक्ष्मता से समकालीन साहित्य का अध्ययन नहीं करते, आप उस वातावरण को फिल्म में ला ही नहीं सकते, प्रस्तुत नहीं कर सकते। और जब तक आप वातावरण की प्रस्तुति के बारे में ईमानदार नहीं हैं, ये मान कर चलिए कि आपका दर्शक आपको गंभीरता से नहीं लेगा। क्योंकि आप एक पात्र को दे रहे हैं, अगर पात्र के आसपास का परिवेश ही गायब है तो वो क्या पात्र किसी के पल्ले डालेगा। और इसी प्रकार से उन्होंने दो नाम लिए थे, एक विनोद बिहारी मुखर्जी का और एक नंदलाल बसु का। नंदलाल बोस भी कहते हैं उन्हीं को। वो बेसिकली मूल रूप में चित्रकार थे और बाद में उन्होंने स्वयं भी फिल्म भी बनाई, नंदलाल बोस पे भी। और बाद में अजंता, एलोरा और एलिफेंटा की जब गुफाएं उन्होंने देखी तो उन गुफाओं से भी इतने प्रभावित हुए कि उनको लगा कि ये हर गुफा बोलती है, हर प्रस्तर मूर्ति बोलने की मुद्रा में है। लेकिन अब इनकी भाषा को डीकोड करना, इनके संवादों को डीकोड करना, इनके संदेश को समझना, ये इसके लिए जो बौद्धिकता चाहिए, अगर उसमें ईमानदारी नहीं होगी तो ये कभी भी सामान्य दर्शक हो या विशेष दर्शक हो, उस पर अपना प्रभाव छोड़ ही नहीं पाएगी। प्रभावोत्पादकता हमेशा ईमानदार अध्ययन से पैदा होती है, ये इनका विशेष रूप से आग्रह था। और सबसे बड़ी उन्होंने दिलचस्प बात ये बताई थी कि मेरे जीवन में आप है, उन्होंने कहा कि ये संस्कार भी होते हैं कि मेरी पिछली 10 पीढ़ियाँ उन्होंने गिनाई, 5-7 गिनाई। उन्होंने कहा कि इसी तरह से 3 पीढ़ियाँ पहले की भी गिन लो तो 10 पीढ़ियाँ निरंतर कला, संगीत, फिल्मांकन, संवाद लेखन, इन्हीं सारी की सारी विधाओं को समर्पित रहीं। ये बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने कहा कि संस्कारों में ये चीज़ें जो आ जाती हैं, ये आपकी प्रस्तुतियों पर पूरा पूरा असर डालती हैं। आप कभी इस बात की जुर्रत नहीं कर सकते, साहस नहीं कर सकते कि आप स्तर से नीचे आके बात करें, क्योंकि आपके सामने अपनी उस पीढ़ी, उस परंपरा, उस विरासत का सम्मान बनाए रखने का भी बोझ होता है, दबाव होता है। आप इसकी उपेक्षा कर ही नहीं सकते। और बातें उनके अध्ययन के जीवन के बारे में बहुत सारी हैं। और उन्होंने फिर ये जिनका मैंने जिक्र किया, विभूति भूषण बंदोपाध्याय, उनका विभूति दादा का इनको जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि ये उपन्यास 1928 में लिखा गया था, पाथेर पंचाली 1928 में। वातावरण अलग था। अब जब तक उस परिवेश को आप समझेंगे नहीं, आप फिल्म कैसे बनाएंगे। फिल्म तो मैंने बाद में बनाई, बहुत बाद में, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि मूल जो स्क्रिप्ट है उसका अध्ययन हो। और ये 1955 में पहली बार ये फिल्मांकन इसका हुआ। और तब टाइम्स ऑफ इंडिया और कुछ एक समाचार पत्रों ने इसकी समीक्षा करते हुए ये बात कही थी कि ये फिल्में ऐसी हैं कि इनके लिए भारतीय फिल्म साहित्य में सही जगह तलाश करना भी एक मुसीबत है। ये स्तर से इतनी ऊंची चली गई हैं कि इनको अगर भारतीय फिल्म इतिहास तक सीमित रखेंगे तो कहीं ना कहीं लगता है कि हम अपने इन फिल्मों की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, उससे कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, समझौता कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी बातें इन्होंने, एक इनकी बड़ी चर्चित फिल्म थी जो चर्चित साहित्यिक कृति जलसा घर पर बनी थी। तो ऐसे बहुत सारे ढेरों ऐसे उदाहरण हैं जिनको लेकर हम लोग निश्चित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारतीय फिल्म का ईमानदार जो लेखन है वो जुड़ा हुआ है ईमानदार फिल्म निर्माण पर, उसके साथ जुड़ा हुआ है। और ऐसे महान कलाकार को उनकी जन्मतिथि के आसपास याद कर लेना बहुत अच्छा लगता है। हमारी ये बपौती हैं, हमारी संपत्ति हैं, हमारा एसेट हैं। धन्यवाद।